शेर खान हार गया, खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। मिट्ठू बना जंगल का राजा। एक खूबसूरत जंगल में एक पेड़ पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। एक दिन मैना ने एक अंडा दिया और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा निकला। दोनों उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रखा। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा हुआ, तोता मैना की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो दिन पर दिन शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने गुफा के पास शेर खान को बैठे हुए देखा। शेर खान, क्या आप जंगल के राजा हैं? हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप जैसा जानवर राजा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े हो, मोटे हो, नहाते भी नहीं हो। आप जैसे जानवर को जंगल का राजा क्यों माना जाए? ये सुन शेर खान आग बबूला हो गया। मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और इस जंगल पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की भी हिम्मत रखता हूँ। अरे रहने दीजिए, अगर आप सच में किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं तो मेरा शिकार करके दिखाइए। सुनकर शेर खान के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने मिट्ठू पर एक पंजा मारा, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गया और वो पंजा उसी के कान पर लगा। फिर उसने दोबारा गुस्से में पंजा हवा में घुमाया तो वो उसके दूसरे कान पर लग गया। क्या महाराज, अब मजा आ रहा है ना? उनकी ये नोक झोंक बाकी जानवर भी देखने लगे। शेर खान को अब बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक तेज का पंजा और चलाया, लेकिन इस बार उसका पंजा उसकी आंख में जा लगा। शेर खान हार गया, खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। अपनी ये बेइज्जती शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई। सभी जानवर उसी को देख रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया और मिट्ठू घमंड में आकर और ज्यादा शोर मचाने लगा। मिट्ठू खुश होकर बोला, शेर खान चला गया, आज से मैं हूँ जंगल का राजा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम शेर खान की जगह ले सकते हो? हाँ, तुमने देखा नहीं मैंने शेर खान को कैसे भगा दिया? वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया। अरे वो भागा नहीं, कहीं चला गया है। अब कुछ भी हो, तुम सब आज से मुझे ही राजा मानोगे, वरना मैं तुम लोगों को भी उसी तरह परेशान करूंगा जैसे शेर खान को किया, और फिर तुमको भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से वो जानवरों को परेशान करता तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको राजा बोल देते और वो खुश हो जाता। मिट्ठू बेटा, माना कि तुम तेज और फुर्तीले हो, उड़ सकते हो, लेकिन खुद को राजा मानकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मिट्ठू, मेरी बात मानो और जंगल के जानवरों को परेशान करना छोड़ दो। तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और रहूंगा। कहकर मिट्ठू ने उनकी एक न सुनी और फिजा में उड़ गया। उसकी नजर में वो शेर खान को हराकर जंगल का राजा बना था। ये खबर जब पास ही के जंगल में रह रहे चीते को मिली तो वो खुश हो गया और अपनी एक चील दोस्त से बोला, सुना है कि शेर खान ने जंगल छोड़ दिया है और उसकी जगह कोई छोटा सा तोता मिट्ठू जंगल पर राज कर रहा है। हाँ, सुना तो यही है। तो फिर हमारा ये उस जंगल पर कब्जा करने का अच्छा मौका है। शाम के टाइम जंगल में एक अजीब सा शोर होने लगा। चीता जंगल में आ चुका था और जानवरों को डरा डरा कर भागने पर मजबूर कर रहा था। सभी जानवर इकट्ठा होकर मिट्ठू के पास भागे और उनके पीछे पीछे चीता भी वहाँ पहुँच गया। बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो
कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम खुद को राजा समझने की गलतफहमी छोड़ दो। मैंने शेर खान को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, तो तुम क्या चीज हो? अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और चीता के पास पहुँचा। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। पिद्दी कहीं के, मैं तुझे पकड़ूंगा। हाँ, कहकर उसने चील को आवाज लगाई। चील। सुनकर चील बहुत ही तेजी के साथ उड़ती हुई आई और उसने मिट्ठू को एक ही झटके में अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े। आज से पक्षियों पर चील राज करेगी और जानवरों पर मैं। और मिट्ठू तुम अगर अपनी जान प्यारी है तो अब मेरा हुक्म मानना, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम और जानवरों की तरह मुझसे नहीं भाग सकते। अब सभी जानवर और पक्षी इस बात को मानने लगे थे। जानवरों पर चीता राज करने लगा और पक्षियों पर चील। वो लोग अपना हर काम जानवरों से करवाते और उनको परेशान भी करते, सजा भी देते, और ये सब उनको बर्दाश्त करना ही पड़ता। मिट्ठू, अगर आज शेर खान यहाँ होता तो हमें इस तरह गुलाम नहीं बनना पड़ता। इन सारी परेशानियों की वजह तुम हो मिट्ठू। बेटा, हम तुमको इसी दिन के लिए समझा रहे थे। चाहे तुम कितने भी फुर्तीले और तेज क्यों ना हो, लेकिन राजा होने के काबिल तुम नहीं थे। अब मिट्ठू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो यही चाहता था कि शेर खान से जाकर माफी मांगे। लेकिन शेर खान कहाँ चला गया था, ये किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह सुबह चीता और चील ने जानवरों के साथ एक सभा बैठाई। जैसा कि आज एक दिन हो चुका है, मैं और चील दोनों बहुत भूखे हैं, इसलिए आज शाम को हम पहला शिकार करेंगे। सुनकर सभी डर गए, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महाराज, हिरन को खाएंगे और मेरा खाना तो इस जंगल का पिछला राजा ही बनेगा, मिट्ठू। ये सुनकर मिट्ठू और उसके माँ बाप भी डर गए। बाकी जानवर भी अब परेशान दिखने लगे, लेकिन कुछ भी करने के लायक कोई नहीं था। रात को सभी जानवर इकट्ठा हुए। मिट्ठू और हिरन को जानवरों के बीच चीता और चील के सामने हाजिर होना पड़ा। चील, तुम जल्दी से अपना शिकार करो, उसके बाद मैं करूँगा। चीता ने हिरन की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। चील चेहरे पर मुस्कान लिए मुंह फाड़ती हुई मिट्ठू की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सभी जानवर सिर्फ खड़े देख रहे थे। जैसे ही चील मिट्ठू को अपने मुंह में दबाने वाली थी, तभी शेर खान अचानक से आया और एक ही झपट्टे में उसने चील को अपने मुंह में ले लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े और उनकी जान में जान आ गई। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही इस चील के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूँ। कहकर वो तेजी से वहाँ से भाग निकला। सभी जानवर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और खुशी मनाने लगे। शेर खान, मुझे माफ कर दीजिए। असल में सिर्फ आप ही हैं जो जंगल के राजा बनने लायक हैं। सुनकर शेर खान खुश हुआ और बाकी सभी जानवर भी। मिट्ठू के माँ बाप भी खुश हो गए ये देखकर कि उसको अकल आ चुकी है। उस दिन से शेर खान फिर से जंगल पर राज करने लगा और सभी जानवर आराम से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। बुरा कैसे ना मानूं, लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। मिंकू मोर एक पेड़ के पास बैठा था। चुन्नू मुन्नू दोनों चिड़ियां उसके पास आती हैं। मिंकू काका, हमको एक कहानी सुनाओ ना, तुम्हारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें से तुमको पता चलेगा कि हमारा डर भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सुनो, एक तोता था जिसका नाम था चिरकुट। लेकिन जब से वो पैदा हुआ था, उसके जीवन में एक ही परेशानी थी। क्या परेशानी थी काका? अरे सब्र करो, बता रहा हूँ, बहुत बोलती हो, बीच में टोका मत करो। हाँ, मैंने इसको कहा है
जब काका कहानी सुनाए तो बीच में टोका मत कर। हाँ, तो उस तोते के जीवन में ये समस्या थी कि वो जब से पैदा हुआ था तो बोल नहीं पाया, उससे बोला नहीं जाता था। एक दिन चिरकुट डाल पर बैठा था और आसपास बैठे पक्षी फल खा रहे थे। ये पक्षी कितने अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं, काश मुझे भी ये खाने को मिल पाते। पक्षी चिरकुट को देखकर बोलते हैं, अरे देखो देखो, इस चिरकुट तोते को देखो, ये ऐसा तोता है जो बोल नहीं पाता है। मैंने पहले कभी भी ना बोलने वाला तोता देखा ही नहीं। ऐसा तोता भी होता है क्या? चिरकुट क्या देख रहे हो? क्या तुमको भी ये रस भरे फल खाने हैं? अच्छा ले, फल खा ले, ले ले। चिरकुट फल लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो पक्षी फल वापस खींच लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है चिरकुट? चल गाना तो गाकर दिखा, सुना है तेरा गला बहुत सुरीला है। ऐसा बोलकर सब पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन चिरकुट बहुत उदास हो जाता है और उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब चिंकी चिड़िया उड़कर चिरकुट के पास आती है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं जो उन पक्षियों ने तुमको बोला है, लेकिन तुम बुरा मत मानो। चिरकुट की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बुरा कैसे ना मानूं? लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसे पक्षी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में मैं बोल सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ चलो, तुम बोलोगे भी और बाकी जानवरों से बातें भी करोगे। काली पहाड़ी के पास बरगद के पेड़ पर जो उल्लू काका रहते हैं वो अच्छे वैद्य हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों उड़कर उल्लू वैद्य के पास जाते हैं। दादा, इसको देखो, क्या इसकी आवाज आ सकती है? क्या ये बोल सकता है? इधर आओ, मुंह खोलकर दिखाओ। चिरकुट अपना मुंह खोलकर दादा को दिखाता है। उल्लू देखकर बोलता है, इसकी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि इसने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की। इसका गला और जीभ तो सही है, लेकिन जाम हो चुकी है। काका, इसके मम्मी पापा बचपन में ही चले गए थे। बाकी तोतों ने इसे अपने साथ नहीं रखा, इसलिए ये बोलना नहीं सीख पाया होगा। शायद इसीलिए काका इसने बोलने की कोशिश नहीं की होगी। बचपन में किसी ने बोलना नहीं सिखाया, तभी ऐसा है। इसके इलाज करने के लिए काले शहतूत और काले अमरूद की जरूरत पड़ेगी, जो तुमको लेकर आना होगा। आप उसकी चिंता न करो, मैं लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, जिसका इलाज होना है वही काले अमरूद और शहतूत को लेने जाएगा। लेकिन दादा, काले शहतूत का पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर कौवे रहते हैं और वो बहुत ही दुष्ट हैं। बाकी पक्षियों को परेशान करते हैं। लेकिन उसको तो वहीं पर ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब चिरकुट उड़ता हुआ काले शहतूत के पेड़ के पास चल देता है। चिरकुट उड़ता हुआ सोचता है, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तो वैसे ही इन कौवों से डर लगता है, अब मुझे उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे, लगता है कोई भी कौवा वहाँ पर है नहीं। जल्दी से शहतूत तोड़कर चलता हूँ। चिरकुट अपनी चोंच में 2-3 शहतूत दबा लेता है और जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है उसे कौवे घेर लेते हैं। गूंगे तोते, क्या हाल है? क्या तुम चोरी करना भी सीख गए हो? चिरकुट कुछ नहीं कहता और उड़ने लगता है। तब कौवे उसके पंजे पकड़कर काली गुफा में लेकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंधेरे में चिरकुट डर जाता है। फिर कौवे बाहर से कहते हैं, अब एक सांप आएगा और तुझे खा जाएगा। ऐसा बोलकर एक मोटी रस्सी चिरकुट के ऊपर फेंकते हैं। चिरकुट को लगता है कि सांप आ गया। चिरकुट सांप के डर से चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ, बचाओ।
उसके डर से उसकी आवाज आ गई थी। फिर उल्लू काका आकर उसे काली गुफा से निकाल लेते हैं। चिरकुट सारा किस्सा दादा को सुनाता है। मुझे पता चल गया था कि तुमने कभी बोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने तुमको कौवे के पास भेजा, क्योंकि वो सभी पक्षियों के साथ ऐसा करते हैं। मैं जानता था तुम्हारी आवाज को वापस लाने का बस एक ही तरीका था। जैसे ही तुम डर गए तो तुम अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पड़े। हाँ काका, आपने सही कहा, इस वजह से ही मेरी आवाज आ गई। चिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। ये तो मेरा फर्ज था, और किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी डर भी लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो चुन्नू मुन्नू, तुमने क्या सीखा और कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी लगी काका, और हमने सीखा कि डरना भी बहुत जरूरी होता है। डर से हिम्मत आती है उससे लड़ने की। अच्छा काका, अब चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास।